हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न 24x7 पे। पिछले भाग में हम पढ़ चुके हैं मौलिक अधिकार क्या होते हैं, भारत में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं तथा मौलिक अधिकार अन्य अधिकारों से कैसे अलग है, तथा मौलिक अधिकारों में कुछ अधिकार पहले एग्जिस्ट थे, बाद में उसमें अमेंडमेंट करके हटाया गया तथा कुछ अमेंडमेंट करके जोड़ा गया। इसी क्रम में हम आर्टिकल 14 पढ़े थे। आर्टिकल 14 में यह बताया गया है, भारत के किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता तथा कानूनों के समान संरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो कानून के समक्ष समानता का अर्थ है कानून के समक्ष समानता का अर्थ है विशेषाधिकार का ना होना। यह यूके से लिया गया है। डायसी का कानून अर्थात कानून का शासन होगा। इसमें क्या होता है, सबल पक्ष के लिए नकारात्मक अवधारणा है, वहीं निर्बल पक्ष के लिए सकारात्मक अवधारणा है। वहीं सेकंड में कानूनों का समान संरक्षण का अर्थ है कानूनों का समान संरक्षण। कानूनों का समान संरक्षण का अर्थ है समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों को समान परिस्थितियों में सभी व्यक्ति को समान अवसर या समान व्यवहार किया जाए। समान व्यवहार यह यूएसए से लिया गया है और यह एक सकारात्मक अवधारणा है। तथा इसमें कुछ अपवाद भी हैं, चलिए इसको हम देखते हैं। आर्टिकल 14 के तहत कुछ अपवाद भी हैं, जिसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, द्वितीय है संसद या विधानमंडल के सदस्य, तीसरा है न्यायाधीशों और चौथा है विदेशी कूटनीति। कुछ इन चारों को कुछ आर्टिकल 14 के तहत विशेषाधिकार प्राप्त हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं राष्ट्रपति या राज्यपाल को कौन कौन से विशेषाधिकार प्राप्त हैं। सबसे पहला ये कहा गया है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए यदि कोई निर्णय लेते हैं तो उसे किसी भी अपने कार्य के दायित्वों का निर्वहन करते समय यदि कोई निर्णय लेते हैं तो किसी भी कोर्ट में इसे चैलेंज नहीं किया जा सकता, अर्थात किसी भी कोर्ट द्वारा इसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जा सकती। द्वितीय है सेकंड, पहला ये हो गया, इन कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति या राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान आपराधिक मामलों में क्या है, आपराधिक मामलों में इनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की जा सकती। वहीं तृतीय यह है कि दीवानी
मामलों में कार्यवाही की जा सकती है, लेकिन 2 महीने पूर्व की सूचना देना आवश्यक है। वहीं चौथा यह है दीवानी मामले में। दीवानी मामले में कार्यवाही की जा सकती है 2 माह का पूर्व सूचना आवश्यक है। वहीं इनके खिलाफ परमादेश रिट जारी नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ परमादेश रिट जारी नहीं किया जा सकता। परमादेश रिट समझते हैं हमारे संविधान के आर्टिकल 32 में मूल अधिकारों, यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकार वायलेट होते हैं तो वह डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाके अपने मूल अधिकार को लागू करवा सकता है। इसी संदर्भ में एक रिट है परमादेश। परमादेश में यह कहा गया है कि यदि कोई लोक अधिकारी अपने कार्य के दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट आदेश देकर उसका कार्य है उसको करने के लिए आदेशित कर सकता है, लेकिन यह राष्ट्रपति या राज्यपाल को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट परमादेश रिट जारी नहीं कर सकता। और इसी संदर्भ समझते हैं संसद या विधानमंडल के सदस्य अपने कार्यकाल के दौरान संसद में अपने कार्य के दायित्वों का निर्वहन करने के लिए जो निर्णय लेते हैं या समिति बनती है उसमें जो निर्णय लेते हैं उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी भी न्यायालय में कार्यवाही नहीं की जा सकती इनके निर्णय के विरुद्ध। वहीं न्यायाधीशों में यही लागू है और विदेशी कूटनीतियों को भी उनके निर्वहन के संबंध में कोर्ट जो है आदेश नहीं दे सकता। अब इसके बाद हम समझते हैं आर्टिकल 15 में देखते हैं आर्टिकल 15 में कहा गया है कि भारत के किसी भी व्यक्ति को धर्म, जात, लिंग, नस्ल या इसे मूल वंश भी कह सकते हैं या जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अर्थात कि सार्वजनिक होटलों, सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थान या सार्वजनिक कुआं, तालाब, किसी भी सार्वजनिक स्थल पे सिर्फ इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। धर्म, जात, लिंग, नस्ल या मूल वंश या जन्म स्थान के आधार पर भारत किसी भी व्यक्ति को धर्म, जात, लिंग, मूल वंश या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद क्या है? महिला, बच्चों के लिए, एसटी, एससी या ओबीसी। इसमें कहा गया है कि राज्य को यह अधिकार है कि वह महिला के उत्थान के लिए कोई भी कानून बना सकती है, विशेषाधिकार दे सकती है, जिसमें जो निकाय हैं, निकाय चुनाव में इनको आरक्षण, निकाय चुनाव में उदाहरण के लिए निकाय चुनाव में आरक्षण है इनको। वहीं बच्चों के लिए शैक्षणिक निशुल्क शैक्षणिक व्यवस्था
कर सकती है, राज्य को यह अधिकार प्राप्त है कि वह बच्चों के लिए निःशुल्क शैक्षणिक व्यवस्था कर सकती है। वहीं एसटी, एससी और ओबीसी के उत्थान के लिए, एसटी, एससी और ओबीसी के उत्थान के लिए किसी विशेषाधिकार दे सकती है। विशेषाधिकार में यह है, जैसे विधानमंडलों में इनको आरक्षण की व्यवस्था है, कुछ विशेष सीट इनके लिए आरक्षित किया गया है। वहीं ओबीसी शैक्षणिक संस्थाओं में इनकी अगर समान शैक्षणिक संस्थाओं में यदि समान प्रतिनिधित्व नहीं है तो इनको इसमें छूट दी जा सकती है। इसी क्रम में 93वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें यह कहा गया, इसी क्रम में 93वां संविधान संशोधन, थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया 2006, जिसमें यह व्यवस्था की गई कि एक लॉ लाया गया, केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट 2006, जिसके तहत यह व्यवस्था की गई कि सार्वजनिक या निजी संस्थानों में, केंद्रीय सार्वजनिक या निजी संस्थानों में ओबीसी को 27% आरक्षण 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तथा इसमें कुछ अपवाद हैं। अपवाद सिर्फ एक है, अपवाद है अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में यह व्यवस्था नहीं दी जाएगी, इसमें छूट होगी। वहीं आर्टिकल 16 समझते हैं क्या है। आर्टिकल 16 में यह कहा गया है कि लोक नियोजन या साधारण शब्दों में समझा जाए सरकारी नौकरियों में धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। क्या है? सरकारी लोक नियोजन या सरकारी नौकरियों में भारत के किसी भी व्यक्ति को धर्म, जात, लिंग, जन्म स्थान या नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें भी कुछ अपवाद हैं, अपवाद को हम समझते हैं। वही समझते हैं आर्टिकल 16 में कुछ अपवाद भी हैं, समझते हैं कि करके। पहला अपवाद यह है कि सरकार को यह अधिकार है कि वह निवास को रोजगार का आवश्यक शर्त बना सकती है। तथा दूसरा यह है किसी धार्मिक संस्था को उस विशेष धर्म के लिए किसी धार्मिक संस्था के पद को उस विशेष धर्म के लिए आरक्षित किया जा सकता है। वहीं तृतीय है कि पिछड़े वर्गों के लिए सरकार कुछ विशेष प्रावधान कर सकती है। इसी क्रम में हम समझते हैं सबसे पहले 1953 में प्रथम पिछड़ा
आयोग का गठन किया गया। कालेलकर आयोग इसके अध्यक्ष थे। इन्होंने 1955 अपनी रिपोर्ट प्रस्ताया कि भारत में पिछड़े जाति से हटकर पिछड़ेपन को परिभाषित नहीं किया जा सकता। अतः फिर द्वितीय पिछड़ा आयोग पिछड़ा आयोग 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में गठित किया गया, जिसमें इन्होंने 3743 जातियों को पिछड़े जातियों को चिन्हित किया, जिसमें यह बताया कि इनके लिए विशेष प्रावधान की आवश्यकता है। तथा बाद में 1989 में पिछड़े लोगों के लिए 27% का आरक्षण किया गया, अर्थात मंडल कमीशन के संस्तुति को लागू कर दिया गया। वहीं उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव ने ईबीसी के लिए अर्थात आर्थिक पिछड़े लोगों के लिए 10% की और आरक्षण व्यवस्था की 1991 में। पीवी नरसिम्हा राव ने की सरकार ने पिछड़े लोगों के लिए, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए, जिसमें विशेषता उच्च जातियों की व्यवस्था थी, उच्च जातियों के व्यवस्था को, जो उच्च जातियों में जो पिछड़े थे उनके लिए ईबीसी लागू किया गया। फिर बाद में इसे चैलेंज किया गया कोर्ट में। ओबीसी के लिए 27%, एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5% और ईबीसी के लिए 10%, टोटल 59.5% आरक्षण। अतः इंदिरा साहनी केस में आरक्षण को चैलेंज किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा आरक्षण को 50% से ज्यादा नहीं दिया जा सकता, था आरक्षण समानता के खिलाफ नहीं है। तथा यह आर्टिकल 16 का वायलेशन नहीं करता। और इसी क्रम में ईबीसी आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों का जो आरक्षण था उसे खत्म कर दिया। अतः कुल टोटल 10% खत्म हो गया, तो आरक्षण 49.5% रह गया। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।